नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़। विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10 के लिए। ये हमारा प्रश्नोत्तर सीरीज़ का 6वीं वीडियो क्लास है, जिसमें हम उद्योग अध्याय 2 का भाग दूसरा पढ़ने वाले हैं और ये नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। नवीन पाठ्यक्रम, नया सिलेबस और पुराना सिलेबस में शायद सरकार ने ये फ़र्क किया है कि स्टडी मटेरियल उतना ही है, टॉपिक उतने ही हैं, सिर्फ कुछ अध्याय कम कर दिए हैं। यानी पढ़ना हमको सारा का सारा पुराना ही है, लेकिन कुछ अध्यायों को मर्ज कर दिया गया है। जैसे 2-3 नंबर अध्याय को एक बना दिया गया है, इस तरह से। उसके बारे में चलिए आपको कुछ नहीं सोचना है, जो आपके स्टडी मटेरियल में वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। और सिर्फ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुंच सके। चलिए पढ़ते हैं हम अपना अगली वीडियो क्लास। देखिए, हम यहाँ तक ये भारत में कागज़ उद्योग के उत्पादन का संक्षिप्त वर्णन हम पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। आज हमको पढ़ना है यहाँ से बायोगैस पर टिप्पणी लिखिए। तो बायोगैस क्या है, बायोगैस पर टिप्पणी लिखना है। तो बायोगैस एक उपयोगी स्रोत है। इसकी उत्पत्ति पशुओं के मलमूत्र से की जाती है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और इससे गोबर गैस का प्लांट ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इन प्लांट्स द्वारा प्रत्येक गांव में रोशनी करने, कृषि और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इन प्लांटों का निर्माण व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है, यानी कि व्यक्ति, अगर छोटे छोटे परिवार हैं, वो भी अपने अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से इसको लगवा सकते हैं। तो ये है बायोगैस। बायोगैस क्या है? जो हमारे पशु हैं उनके मलमूत्र से तैयार किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने की योजना है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा पशु पालन होता है, पशु वहीं पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उनके मल मूत्र को एक हम गड्ढे में एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें डालते रहते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं, तो उससे फिर बायोगैस बनती है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बॉम्बे हाई क्या है, या मुंबई हाई, या सागर सम्राट से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न भी लघुत्तरी है, आता रहता है, उनको थोड़ा समझना भी चाहिए कि मुंबई हाई क्या है। तो देखिए, मुंबई से 115 किलोमीटर दूर समुद्र में खनिज तेल का स्रोत स्थल है। यानी कि मुंबई से 115 दूर हम समुद्र में चलेंगे तो वहाँ पे एक जगह है जहाँ से हमको तेल मिलता है, उसको हम बोलते हैं मुंबई हाई। यहाँ तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा क्षेत्र है, जिसे मुंबई हाई नाम दिया गया है। यहाँ तेल प्राप्ति हेतु एक सागर सम्राट नामक जल मंच का निर्माण किया गया है। यानी कि जब हम समुद्र में तेल निकालेंगे तो वहाँ पे हमको मशीनरी, मजदूर, इन सबों को लगाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो इनको वहाँ स्टेबल करने के लिए वहाँ पे मंच बनाया गया है, एक स्टेज को बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं सागर सम्राट, जिसकी सहायता से 1416 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। वैसे ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है, बस आपको प्रश्न के रूप में आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला है कि औद्योगिक प्रदूषण का वर्णन कीजिए। औद्योगिक प्रदूषण क्या है, या प्रदूषण के 4 प्रकारों को समझाइए। तो देखिए, औद्योगिक प्रदूषण यानी कि उद्योगों से जो प्रदूषण हो रहा है, यानी जो इंडस्ट्री लग रही हैं, जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, कारखाने लग रहे हैं, उनसे जो प्रदूषण है उसकी इसमें बात की गई है। तो उनसे पहला तो वायु प्रदूषण ही हो रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कारखानों से निकलने वाले गैस व धुआं वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। विभिन्न उद्योगों से वायुमंडल में CO2, CO, SO2, धूल आदि हानिकारक व विषैले तत्व मिल जाते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। अगला है प्रश्न है जल प्रदूषण। जल में अवांछित तत्वों का मिश्रण जल को प्रदूषित कर देता है। जल में अवांछित तत्वों का मिश्रण जल को प्रदूषित कर देता है। और औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जल में अनेक हानिकारक पदार्थ, लवण, अम्ल आदि घुल मिल जाते हैं। तो उद्योगों से निकला हुआ जल जलाशय और नदियों में जाकर मिलता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है।
यानी कि जो कि ये फैक्ट्रियों से, कारखानों से जो धुआं निकल रहा है उससे हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। फैक्ट्रियों, कारखानों से जो प्रदूषित जल निकल रहा है, जैसे में अवांछित तत्व मिले हुए हैं जो हमको नहीं चाहिए, तो लवण मिला है बहुत मात्रा में, अम्ल मिले हुए हैं, तो ये हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। अगला है भूमि प्रदूषण। तो औद्योगिक अपशिष्ट का भूतल पर फैलाव भूमि प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। यानी कि जो भी वहाँ से अनवांटेड मटेरियल्स निकले और वो आके हमारे ज़मीन पे हमने फैला दिए, तो जो हमने फैला दिए जो अनवांटेड मटेरियल्स ज़मीन पर, तो हमारे वो भूमि को प्रदूषित करते हैं। और अपशिष्टों में कुछ अनेक पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से घटित नहीं होते हैं और इनका प्रकृति में पुनः चक्रीकरण नहीं होता, यानी कि वो वापस से ज़मीन में नहीं मिल पाएंगे और वापस से मूल प्रवृत्ति में नहीं आ पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, भूमि की गुणवत्ता को कम करते हैं, इससे भूमि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण भी होता है। वातावरण में ऐसी कोई भी ध्वनि जो कानों को प्रिय ना लगे उसको हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो शोर होगा, शोर को हम क्या बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण बोलेंगे। उद्योगों में प्रयुक्त मशीनों से निरंतर शोर होता है, इससे इनके कार्य करने वाले श्रमिक अनेक मानसिक रोगों तथा बहरेपन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है? देखिए, खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यधिक घना क्षेत्र होने के कारण छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। यानी कि जो नागपुर का छोटा पठार है वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं से उपलब्ध होता है। यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से हमें 40% खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो इस क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, खनिज, तांबा, बॉक्साइट, पाइराइट, चीनी मिट्टी, काइनाइट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, साबुन पत्थर, रेत और सिलिका, बालू आदि पाए जाते हैं। और औद्योगिक खनिजों में 30 से अधिक वस्तुएं जैसे नमक, एस्बेस्टस, बालू आदि छोटे नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जल प्रदूषण को रोकने के कोई 4 उपाय। ये प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम्स में। जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर इन्हीं में से आता है और इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि अगला जो भविष्य में जो भी पेपर आएंगे वो भी इन्हीं प्रश्नों में से पेपर आपको आने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण को हम किस तरह रोकेंगे, कोई 4 उपाय बताने हैं। तो पहला है उसमें कि रासायनिक उद्योगों की स्थापना नदी व जलाशयों से दूर की जानी चाहिए। जो भी केमिकल इंडस्ट्री है जिसमें से लिक्विड फॉर्म में वेस्टेज निकलता है, यानी कि तरल पदार्थ के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, तो उनको नदियों जलाशयों से दूर बनाना चाहिए। और दूसरा है कि उद्योगों के अपशिष्टों को नदियों में विसर्जित ना किया जाए। जो पदार्थ वेस्टेज जो फैक्ट्री में जो उपयोग की चीज़ नहीं है, जो उनके लिए ख़राब हो गई हैं, उनको सीधे नदियों में नहीं डालना चाहिए। तीसरा है कि नदी व जलाशय में साबुन लगाकर घुसकर नहीं नहाना चाहिए और ना ही कपड़े धोना चाहिए। जो नदियां हैं, तालाब हैं, हम उनमें नहा रहे हैं, कपड़े से नहाने लगे, साबुन कपड़े धो रहे हैं, पशुओं को हमने नहलाया उसमें ही घुसेड़ दी नदी तालाबों में, तो वो पानी को ख़राब कर देंगे। चौथा है कि उद्योगों के जल का प्रयोग शुद्धिकरण के साथ सिंचाई के लिए भी किया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो जो उद्योग के जल हैं उनको क्या करें कि हम उनको शुद्ध करें, अच्छे से प्यूरिफाइड करें और उनका हम उपयोग सिंचाई के लिए करना चाहिए। इसी तरह हम जो जल प्रदूषण है उसको हम रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने प्रकार के हैं और किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। यानी कि हमें उद्योग स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार को बताना है। देखिए, स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग होते हैं जो कि केवल किसी एक व्यक्ति उसका मालिक होगा, उसका ओनर होगा। सरकारी उद्योग जिनके सरकार मालिक होती है, प्योरली सरकारी कंपनी होती है, सरकारी इंडस्ट्री होती है। सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, लोगों का समूह वो मिला के उस फैक्ट्री को चला रही है। चौथा होता है मिश्रित उद्योग, यानी कुछ प्राइवेट सरकारी दोनों मिक्स होके, कुछ हिस्सा सरकार का होता है, कुछ हिस्सा प्राइवेट इंडस्ट्री का होता है, उसको हम बोलते हैं मिश्रित उद्योग। अब आगे पढ़ेंगे हम इनके
किन्हीं दो का डिटेल में वर्णन। ठीक है, तो देखिए यहाँ वर्णन दिया है निजी उद्योग का। तो देखिए निजी उद्योग में व्यक्तिगत स्वामित्व के होते हैं। बताया ना कि जो निजी उद्योग होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी उसका मालिक होता है, यानी कि व्यक्तिगत स्वामित्व होगा, कोई व्यक्तिगत किसी आदमी उसका स्वामी होगा, जिसमें एक व्यक्ति का निजी धन लगा होता है, उसमें पूरा स्वामित्व उस व्यक्ति का होता है। दूसरा सरकारी उद्योग। सरकारी उद्योग में सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, इसमें पूरा स्वामित्व सरकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। देखिए आकार के आधार पर उद्योगों को भी 4 प्रकार हैं, जैसे लघु उद्योग जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, व्यक्तिगत एक व्यक्ति चला सकता है, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहद उद्योग। ठीक है, अब हम बात करें लघु उद्योग की, तो वे उद्योग जिनमें पूंजी 2 से 5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे उद्योग लघु उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि अब देखिए इसमें परिभाषा दी है कि जो उद्योगों में 2 से 5 करोड़ तक का रुपए का इन्वेस्ट होता है उनको हम लघु उद्योग कहते हैं। अब कुटीर उद्योग जिनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है। जो कुटीर उद्योग हैं इनमें पूंजी का निवेश बहुत कम होता है, जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं, ऐसे उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 4 उपाय। अभी हमने पढ़े थे जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय, अब हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय। तो देखिए इसमें 4 उपाय। पहला है कि कारखानों में ध्वनि निरोधक यंत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि वो यंत्र वैसी डिवाइसेस जिनसे आवाज़ कम आए। दूसरा है कि औद्योगिक इकाइयों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए, जो इंडस्ट्री है उसको शहर से दूर लगाना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वो अलग ही कहीं शिफ्ट होता है, वहाँ सारी इंडस्ट्री होती है, जिससे कि कोलाहल हो तो आम पब्लिक को परेशान ना हो। तीसरा है कि शोर उत्पन्न करने वाली औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों को कर्ण बंदूकों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर, उनको भी आवाज़ सुनाई देगी, फिर बहुत ज़्यादा उनके कानों पर प्रभाव पड़ेगा, उनके कान खराब हो सकते हैं। इसलिए उनको ऐसी डिवाइसेस देनी चाहिए कि उनके कान बंद रहें, उनको ज़्यादा आवाज़ सुनाई ना दे। चौथा है कि कारखानों में मशीनों का रख रखाव सही करके मशीनों का शोर कम किया जा सकता है, यानी कि उनकी प्रॉपर टाइम पे ग्रीसिंग करें, उनका रख रखाव मेंटेनेंस अच्छा रखें, जिससे वो कम आवाज़ करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव बताइए। प्रदूषण किस तरह मानव के जीवन पर प्रभाव डालता है। तो देखिए प्रदूषित वातावरण संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचाता है, मानव जीवन पर इसके दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। देखिए पहला, प्रदूषित वायु। प्रदूषित वायु मानव को श्वसन क्रिया में हानि पहुंचाती है, यानी कि जब सांस लेंगे तो बहुत सारे प्रदूषित वायु अंदर जाएगी, जिससे हमें दमा, निमोनिया, गले में दर्द, खांसी के साथ कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसे घातक रोग हो सकते हैं। तथा हानिकारक गैसों का वायुमंडल में अधिक मिश्रण बड़े हादसों को जन्म देता है, जिससे मनुष्य अकाल मौत का शिकार हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा भोपाल में गैस रिसाव हुआ तो उससे कितनी जानहानि हुई थी। तो इसी तरह से दूसरा है प्रदूषित पेयजल। प्रदूषित पेयजल अनेक रोगों के कीटाणु विषाणु को मानव के शरीर में पहुंचाकर रोगों को उत्पन्न करते हैं। प्रदूषित जल के सेवन से कई रोग होते हैं, जैसे चर्म रोग, खांसी, जुकाम, अंधापन, क्योंकि पानी प्रदूषित होगा, उसमें कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो पानी के साथ हमारे अंदर जाएंगे तो फिर हमको बीमार कर देंगे। तीसरा है गंदगी। तो गंदगी वाले क्षेत्रों में एवं प्रदूषित चीज़ों पर मक्खी, मच्छर, कीड़े आदि पनपते हैं, और गंदगी एक तो वातावरण में अनेक कीटाणु पैदा होते हैं, जिससे मानव कई रोगों के शिकार हो जाते हैं, जैसे हैजा, आंखों में जलन आदि। चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का सबसे बुरा प्रभाव सुनने की शक्ति पर पड़ता है, और अत्यधिक शोर से व्यक्ति बहरा हो सकता है। तो ये जो प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, गंदगी हो या ध्वनि प्रदूषण हो, ये मानव जीवन को बहुत गहरा असर करता है। इन प्रदूषणों से इन मनुष्य को बचना चाहिए। चलिए अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर आ गए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान को समझाइए।
किस तरह हमारे राष्ट्रीय जो इंडियन इकोनॉमी है, नेशनल इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, किस तरह उद्योग उसमें महत्वपूर्ण योगदान रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, किसी भी देश की प्रगति वहाँ के औद्योगिक विकास पर निर्भर होती है। यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं तो हमारे देश का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, एक पैमाना माना जाता है। उद्योग प्राकृतिक संसाधन और वस्तुओं की मूल्य अभिवृद्धि में सहायक होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी देश की आज़ादी के बाद औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। ये माना जाने लगा कि हमको उद्योगों की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना करनी चाहिए। तो औद्योगिकीकरण आत्मनिर्भरता को प्रमुख लक्ष्य माना गया है। कई बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई। आज भारत कच्चा माल निर्यात करने वाला देश नहीं बल्कि निर्मित माल का निर्यातक बन गया है। यानी कि पहले हमारे देश में जैसे इंडस्ट्री नहीं थी, उद्योग नहीं थे, तो जो कच्चा माल होता था वो हम बाहर भेजते थे दूसरे देश से, फिर वो निर्मित माल बनता था, उत्पाद फिर हम उनसे लेते थे। लेकिन आज भारत कच्चा माल बाहर नहीं बेचता है, आज अपना प्रोडक्ट उत्पाद बना के बाहर बेचता है। राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग उद्योगों से प्राप्त होता है। उद्योगों में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है और औद्योगिक प्रगति से कृषि का विकास हुआ है। आज हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वयं सक्षम हैं। जैसे इस कोरोना काल में हमारे पास पहले पीपीई किट नहीं थी, लेकिन आज पिछले 3 महीने में भारत इतना आत्मनिर्भर बना है कि 2 लाख 3 लाख पीपीई पर डे बना रहा है। तो यानी कि हम अपनी जो हमको आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति करने में सक्षम है, इतना हमारे पास औद्योगिक विकास हो चुका है। विदेशों पर निर्भरता बहुत कम हो गई है। आज देश इस स्थिति में पहुंच गया है, कोई विदेशी विदेशों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए परामर्श सेवाओं के साथ साथ प्रबंधन, तकनीशियन एवं कुशल कर्मचारी प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो अच्छे समझ में आया होगा किस तरह से उद्योग हमारे किसी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, क्योंकि हम अपने आप में सक्षम हो जाते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, हमारा कच्चा माल हम बाहर भेजते नहीं हैं, हम प्रोडक्ट बना के भेजते हैं, तो हमको इनकम भी होती है। ठीक है, तो इसी तरह इन्हीं सब वजहों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान। पहला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है और पूंजी का निर्माण तेज गति से हुआ। ठीक है। दूसरा, मनुष्य को रोजगार मिला, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है हमको। तीसरा है कि उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति हुई। चौथा है कि अनुसंधानों को बल मिलता है और तकनीकी विकसित होती है। यानी कि हमें इंडस्ट्री लगेगी तो हम रिसर्च पर भी जोर देने लगते हैं, रिसर्च भी होती है और नई टेक्नोलॉजी को भी हम डेवलप कर पाते हैं। पांचवा है कि अर्थव्यवस्था में उद्योगों की अधिकाधिक सहभागिता ही राष्ट्र के निवासियों को चहुमुखी विकास प्रदान करती है। यानी कि जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे उतनी हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, और अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो हमारे देश के निवासियों का जीवन स्तर सुधरेगा, उनका चहुमुखी विकास होगा। छठवां है कि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति उद्योगों द्वारा ही संभव हो सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरियां इतना नहीं है, इतना लोगों के पास काम कहाँ मिलेगा। जब उद्योग लगेंगे तो फिर सब हर हाथ को काम मिलेगा। ठीक है ना, तो जनसंख्या की आवश्यकता है रोजगार, तो रोजगार भी उद्योगों से ही मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न हमारा, भारत में उद्योग कितने प्रकार के हैं और इनका वर्णन कीजिए। तो उद्योगों का विभाजन हम कर चुके हैं, देख चुके हैं कि स्वामित्व के आधार पर था, जिसमें हमने पढ़ा था कि निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग, इस टाइप से। उपयोगिता, यानी कि उद्योगों का विभाजन देखिए स्वामित्व के आधार पर किया गया, उपयोगिता, आकार के आधार पर, तैयार माल की प्रकृति के आधार पर विभाजन किया गया है। हम देखें तो स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग हमने पढ़े हैं, जो कि एक व्यक्तिगत स्वामित्व होते हैं, सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, सहकारी जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं, और मिश्रित जो उपयुक्त में से किन्हीं दो के स्वामित्व में होते हैं। ठीक है। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर देखिए आधारभूत उद्योग होते हैं, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण और संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात। और देखिए आधारभूत माने कि मारुति कंपनी, कोई भी कंपनी है, फोर व्हीलर की कंपनी सारे प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती, वो असेंबल करती है। जैसे हमारा कंपनी का टायर ले लिया, सीएट कंपनी से सीएट कंपनी का टायर ले लिया, कहीं से हॉर्न ले लिया, कहीं से स्टीयरिंग बनवा के ले ली,
असेंबल करके बेचते हैं। तो ये सब छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके आधारभूत उद्योग हैं कि उनसे जब प्रोडक्ट आएगा तो हम प्रोडक्ट बना पाएंगे। दूसरा है कि उपभोक्ता उद्योग, वे उद्योग जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमें ज़रूरत हैं, जैसे चीनी है, वस्त्र है, या किराने का सामान है, साबुन, तेल वेल, तो ये हैं उपभोक्ता उद्योग, सीधे बना के हम उपभोक्ताओं को बेचते हैं। और आधारभूत उद्योग हम किसी इंडस्ट्री को बेचते हैं। समझने का फ़र्क समझने की कोशिश करिए। आधारभूत उद्योग वो होते हैं जो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो किसी प्रोडक्ट के बनाने में काम आएगा। हमने किसी कंपनी को बेचेंगे उसको। हमने टायर बनाया, कंपनी को बेचेंगे तो कंपनी अपनी गाड़ी में लगा के सेल करेगी। लेकिन उपभोक्ता उद्योग वो उद्योग हैं जो हम सीधे उपभोग की चीज़ें बनाते हैं और सीधे इंसान को, सीधे वहाँ के लोगों को हम बेच सकते हैं। तीसरा है कि आकार के आधार पर। अब देखिए, आकार के आधार पर बृहद उद्योग, वे उद्योग जिनकी पूंजी निवेश 10 करोड़ से अधिक है। मध्यम उद्योग, वे उद्योग जिनकी पूंजी 5 से 10 करोड़ रुपए के मध्य है। लघु उद्योग, वे उद्योग हैं जिनकी पूंजी 2 से 5 करोड़ रुपए के मध्य है। कुटीर उद्योग, जिन उद्योगों में पूंजी नाम मात्र की होती है, कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। जैसे कोई एक परिवार मिलकर कोई काम स्टार्ट कर, जैसे अगरबत्ती बनाना, है ना, तो ये सब कुटीर उद्योग होते हैं। तैयार माल की प्रकृति के आधार पर, देखिए भारी उद्योग है जिनमें भारी वस्तुओं, मशीनों आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। हल्के उद्योग, जिनमें दैनिक उपयोग की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे खिलौना आदि। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। अभी 2-3 दिन में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कार्यों से बिजी था। अब पुनः आपको क्लासेस फिर प्राप्त होने लगेगी और आज हमने नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 2 को समाप्त कर दिया है। अब हम अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। और आप देखिए, हम एक प्रश्नोत्तर की सीरीज़ बना रहे हैं, इसमें आज हमारा 6वां नंबर का वीडियो था और उधर हम 25, 26, 27 ऐसे कुछ वीडियो बना चुके हैं बुक से। तो अब उनको देखिए, फिर इनको देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। मैं वीडियो नंबर ही नहीं, टॉपिक से भी काम कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम भी लिखा है। आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, वीडियो को नंबर से पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, ये हमारी गारंटी है। आपको कहीं भी इस विषय में कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहे आप अभी तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।